तो क्वेश्चन आवर शुरू हुआ है, लेकिन दरअसल हम जिस मंच पर सामने आपके बैठे हैं उसमें कह सकते हैं कि ये सिर्फ टेलीविज़न में नज़र आ सकता है, हकीकत कुछ और है। इस देश के भीतर की हकीकत ये है कि अगर हमें आप टिकट चेकर मान लीजिए या इस रूप में देखिए कि टिकट कलेक्टर हैं, उसकी सीट भी रिजर्वेशन का, आप जरा उधर होइए, आलोक भटनागर जी, स्थिति इस देश के भीतर की ये है कि एक भी सीट ट्रेन में खाली नहीं रहती है। इतना ही नहीं, टिकट चेकर की जो सीट होती है वह भी उसे बेच देता है। यह इस देश का सच है। इसका मतलब एक ये है कि इस देश में कोई सिस्टम रहा ही नहीं जिस सिस्टम के हिसाब से रेलवे को मुनाफे में आना चाहिए था, वो मुनाफे में क्यों नहीं आ पाई? नहीं तो जहाँ तक यात्रियों की अर्निंग्स का सवाल है, एक तो उसका जो किराया है वो कम होने की वजह से ये माना कि मतलब ट्रेन भरी रहती हैं, सीट नहीं मिलती है ज़्यादातर, लेकिन जो किराया था जितना होना चाहिए था महंगाई के हिसाब से उतना नहीं हो पाया है। उसकी वजह से यात्री भाड़े में कमी होने की वजह से वो नुकसान है यात्री से। और बड़ा रेडिकल सवाल पूछ रहे हैं दत्त साहब, कितने % बढ़ा दिया जाए किराया तो रेलवे में फ़ायदा होने लगेगा या यात्रियों को सुविधा सारी मिलने लगेगी? देखिए, प्रश्न जो पहला प्रश्न है कि ट्रेन में जगह नहीं मिलती है। जगह करिए, नेटवर्क को बहुत बढ़ाइए जैसे चाइना और देश कर रहे हैं। हाँ, आपने प्रश्न पूछा कितने, देखिए साहब 95,000 करोड़ के आसपास रेलवे निकालती है फ्रेट से और 45,000 करोड़ निकालती है पैसेंजर से, और बराबर बचे जितना बिलियन टन किलोमीटर है तो सरल शब्दों में 50,000 करोड़ का अंतर है, इसमें 25,000 करोड़ अगर आप पूरा कर लीजिए। करोड़ों के चक्कर में फंस गए। बड़ा सरल सा सवाल है, 14% बढ़ गया किराया, जनता हैरान परेशान है। कितना % बढ़ा दिया जाए मौजूदा जो टिकट है जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? इसमें स्ट्रक्चर यही रहेगा, आप इस स्ट्रक्चर को मत बढ़ाइए एक मिनट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर वही रहेगा। आप बताइए। करीब 30 से 40%। 30 से 40% अगर किराया बढ़ा दिया जाए तो आपको लगता है कि रेलवे को फायदा होने लगेगा? नहीं, फायदा तो रेलवे है। रेलवे 10,000 करोड़ जनरल रेवेन्यू को दे रही है सब, रेलवे कभी घाटे में नहीं रही। लेकिन सवाल ये है कि इस फायदे नुकसान के चक्कर में आप नेटवर्क नहीं बढ़ा पाए, आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। ओके प्रांजल, अब इससे आगे की स्थिति में ले आते हैं। हम सुन रहे थे इससे पहले आपने एक जिक्र किया था मेट्रो का। मेट्रो में प्रति किलोमीटर जो कॉस्ट आता है, अगर उतना कॉस्ट रेलवे को दे दिया जाए तो ये दुनिया की सबसे श्रेष्ठ नेटवर्क बन जाएगी। ये संभव नहीं है जो खर्चा है। यूरोप में जाइए तो लोग हंसते हैं कि हिंदुस्तान मेट्रो क्यों यूज़ कर रहा है, यहाँ तो ट्राम यूज़ होना चाहिए, इतना कॉस्ट आप क्यों खर्च कर रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं किस रूप में डेवलप होना है रेलवे को, ये विज़न नहीं है क्या सरकार के पास? देखिए, विजन रेलगाड़ी को लेकर करीब 30-40 सालों से सरकार, किसी भी सरकार के पास विजन नहीं रहा है। रेलगाड़ी को राजनीति की गाड़ी माना गया है और आम आदमी की जो ज़रूरत है उसकी गाड़ी नहीं माना गया है। इसी कारण आपके लोग तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आप लाइनें नहीं बढ़ा रहे हैं। अब सीट पर अगर धक्का मुक्का नहीं होगा तो क्या होगा? दिक्कत यहाँ आ रही है कि आप लाइनें बढ़ाइए। आपने लाइनें अनाउंस तो बहुत कर दी, 300 प्रोजेक्ट आपके अनाउंस हो गए हैं जिन पर कुछ भी कार्य शुरू नहीं हुआ है या अभी भी पेंडिंग है, कुछ तो 10 साल से। तो क्या कारण है कि आप अनाउंस तो कर देते हैं वोट जुटाने के लिए, लेकिन जब आपके पास आते हैं कि भैया आपने वो रेलवे लाइन पूरी तरह से बनाई या नहीं बनाई, आपने डिब्बे बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, उस पर कुछ नहीं होता है। तो सवाल यहाँ पे उठा, वाकई बड़ा मुश्किल सवाल है। रेल मंत्री भी जिक्र कर रहे हैं, हरीशचंद्र जी। एक मिनट, भारत में सामान जो ले जाया जाता है उस पर भी बैठा जाता है। हमारा सवाल ये है, राजधानी आपसे संभलती नहीं है और रेल मंत्री जब जिक्र करते हैं बुलेट ट्रेन का और बोलते हैं तेजी वाली ट्रेन का ले आएंगे, ये किस मिजाज का प्रतीक है? ये संभव है? मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। बुलेट ट्रेन की जो बात हो रही है वो कुछ खास कॉरिडोर्स की बात हो रही है जहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, वो एक अलग तरह की रिक्वायरमेंट है। और आपकी जो जनरल पब्लिक की जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन की बात है वो अलग अलग। इसका एक मतलब ये है कि अब रेलगाड़ी को इस देश में 2 भारत में कन्वर्ट करना है। एक आम आदमी के लिए जिसमें भेड़ बकरियों की तरह लोगों को सफ़र करना है, और एक ऐसी ट्रेन अगर आपके पास पैसा है, आपको तमाम सुविधाएं चाहिए, हवाई जहाज़ से नहीं बल्कि ट्रेन से सफ़र करना है, तो वो आपको अलग अलग सेक्टर्स आप क्रिएट करने वाले हैं। इसका मतलब ये है
ये उस तरह का मेरे ख्याल से विभाजन नहीं है जिस तरह की आप बात कर रहे हैं। ये एक खास तरह की पैसेंजर रिक्वायरमेंट है। हम आपको एक चीज़ बताते हैं, मुंबई और दिल्ली के बीच बुलेट ट्रेन चलनी चाहिए या झारखंड के चतरा और संथाल परगना के बीच चलनी चाहिए? मैं फिर यही कहूँगा कि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो आप पैसेंजर ट्रेन्स की बात कर रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन्स आज भी बहुत हैं और पैसेंजर ट्रेन्स में उतनी भीड़ नहीं होती। ज़्यादा भीड़ जो है आपकी जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं, जिसमें राजधानी है या दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन्स हैं, उसमें ज़्यादा भीड़ है। हम आंकड़ों के साथ आएंगे। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, इस देश में कहाँ पर कितना सफ़र किस रूप में होता है। मौका मिले तो कभी चले जाइए डाल्टनगंज के इलाके में, वहाँ लोग एक भी पैसेंजर टिकट नहीं लेता है। स्थिति ये रहती है कि ड्राइवर के बगल में भी लोग बैठ के सफ़र करते हैं। इन परिस्थितियों में भी ये देश चलता है। दूसरी स्थिति हम इससे पहले दिखा रहे हैं और जरा हम पुराने रेल मंत्रियों की बात भी आपको सुनाई। ये तस्वीर वही है जिसमें संसद भवन पहुंचने पर रेल मंत्री सदानंद गौड़ा और मनोज सिन्हा जो रेल राज्य मंत्री हैं, ये दोनों शख्स एक बेंगलोर से चुनकर आए हैं। बेंगलोर एक हाईटेक सिटी है, जाहिर है उसको बहुत कुछ चाहिए। और दूसरे शख्स गाजीपुर के रहने वाले हैं, बनारस से सटा हुआ गाजीपुर का इलाका। बनारस में पढ़ाई की है मनोज सिन्हा जी ने। तो दो रेल मंत्री जो हैं, दोनों देश की दो ऐसी अलग अलग स्थितियों से निकल कर आए हैं जिसमें तारतम्य बेंगलोर और गाजीपुर में कैसे हो सकता है, ये सोचने की बात है। गाजीपुर के इलाके में कभी मौका मिले तो चले जाइए, वहाँ पर आज भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि सड़क भी तारकोल की नहीं है। उस इलाके से मनोज सिन्हा आते हैं। और दूसरी तरफ बेंगलोर एक ऐसी जगह है जो एक हाईटेक सिटी बनाने की स्थिति बढ़ रही है। वहाँ पर लोग वोट देना चाहते हैं। नंदन किलकेणी वहीं से चुनाव लड़ते हैं, उनको इन्होंने हराया है सदानंद गौड़ा जी ने। हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि रेलवे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। ध्यान दे तो असल में पहला मौका बीजेपी को मिला है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी गठबंधन के दलों को दे दिया गया था रेल मंत्रालय। मुकेश नायक जी कांग्रेस के नेता, ये डीपॉलिसाइजेशन की बात जो हो रही है कि आप राजनीतिकरण रेल का ना कीजिए, एक तो ये बताइए कि ये कौन कर रहा था, और अगर कर रहा था तो इसमें गड़बड़ी क्या है या गलती क्या है? ये तो होना ही चाहिए। राजनीति तो मानी जाती है कि सरोकार से चलती है। मुकेश नायक जी। देखिए पुण्य प्रसून जी, बिल्कुल ईमानदारी स्पष्टता से मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति राजनीति तो करेगा क्योंकि वो राजनीति करने के लिए आया है। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के लोगों को मिलता क्या है। आज 161 साल हो गए रेलवे को बने हुए। 10,000 ट्रेन प्रतिदिन भारत में चलती हैं। 65,000 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकता है और 1,15,000 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक आज इंडिया के पास है। ये 9वें नंबर का सबसे बड़ा संस्थान है विश्व का रोजगार देने वाला। जिस देश में 2,40,00,000 लोग रोज ट्रेन में यात्रा करते हो, ये कोई साधारण बात नहीं है। जिन देशों के आधुनिकीकरण को भारत के रेलवे से जोड़कर देखा जा रहा है, उन देशों की तो जनसंख्या इतनी नहीं है जितने लोग रोज भारत में ट्रेनों में बैठे रहते हैं। इसलिए अब एक बेस बना है भारत के पास मॉडर्नाइजेशन का। आज अगर चाहे तो जो नई सरकार है इसका आधुनिकीकरण कर सकती है। एक आधार मिला है इसको करने का। नहीं मुकेश नायक जी, आप भोपाल में बैठे हैं, हमें एक बात बताइए। हमारी जो जानकारी है, चूंकि हम भी भोपाल में रहे हैं, भोपाल से जबलपुर के बीच जो रेलगाड़ियां चलती हैं उसमें जितनी बड़ी तादाद में लोग सफ़र करते हैं, मुंबई से पूना के बीच में उतनी बड़ी तादाद में लोग सफ़र नहीं करते हैं। अब आप बताइए बुलेट ट्रेन कहाँ चलनी चाहिए? देखिए जहां बहुत ज्यादा यात्रियों का भार है वहां तो बुलेट ट्रेन चलाना संभव नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट चलने वाली ट्रेन है। इसको बीच में रोका नहीं जा सकता है। इसलिए जहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, अच्छा, एक दूसरा जवाब आप ट्रैक का विस्तार नहीं, अच्छी बात आपने कही। एक दूसरा जवाब आप हमें दीजिए। कोयम्बटूर से बेंगलोर के बीच में मिनिमम एक रूट जो है उसमें माना जाता है मिनिमम लोग सफर करते हैं, वहां चलना चाहिए? जरूर चलना चाहिए। भोपाल से दिल्ली चलना चाहिए। जहां आप जिस रेलवे ट्रैक का आपने नाम लिया वहां चलना चाहिए। एक अलग से रेलवे ट्रैक बनाना चाहिए। दिल्ली से मुंबई चलना चाहिए। यानी इसका मतलब एक ये है कि बुलेट ट्रेन चलने के साथ साथ किराया भी बढ़ेगा, लोगों की जेब पर भी भारी पड़ेगा, सुविधाएं भी आपको मिलेगी। इसका मतलब ये है कि उस कंज्यूमर के हिस्से में बुलेट ट्रेन आनी चाहिए जो पैसा दे सकता है। मुकेश नायक जी, ये सही है? बिल्कुल सही है। बिना पैसा लिए ट्रेन का आधुनिकीकरण नहीं हो सकता। अभी आप चर्चा में सुन रहे थे केवल 10,000 करोड़ के प्रॉफिट में रेलवे है और ये 9वां सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला विश्व का 9वें नंबर का संस्थान है।
इस दृष्टि से देखिए, अगर अरे आप हुजूर, पैसा लेंगे तो आधुनिक अरे आप इसमें ना फंसिए, रेलवे में मत फंसिए। इस देश में खेती में इस देश का 52% श्रमिक जुड़ा हुआ है, लेकिन देश को जितना लाभ होता है, राष्ट्रीय आय जो है उसका 0.3% दिया जाता है खेती पर। उसमें ना फंसिए कि किसको लाभ हो रहा है और कौन सबसे ज़्यादा रोजगार दे रहा है। रोजगार तो खेती दे रही है, वहाँ पर आप सबसे कम पैसा देते हैं, और जो सफ़र करने वाली स्थिति है उसमें वही किसान मजदूरी है जिसका पलायन हो रहा है गांव से शहर आने के लिए। इसमें अपना आइए, हम समझना चाह रहे हैं दो भारत के बीच में रेलवे को कहीं खड़े करने की स्थिति में आज हम लोग हैं या नहीं हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस फैमिली से आते हैं, जिस परिवेश से आते हैं, सेंट्रल हॉल के भाषण में बार बार इसका वो जिक्र करते रहे हैं। अमित, एक सवाल, आप चूंकि रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं, अगर रेलवे का किराया, ट्रेन का किराया बढ़ा दिया जाए 40% तक, पैसेंजर्स को मंजूर होगा, उसके बाद उन्हें सुविधा मिलेगी? चलिए, हम यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आइए सीधे इन लोगों से बात कर लेते हैं। मैं आपसे आना चाहूँगा कि अगर 40% भी रेलवे का किराया बढ़ा दिया जाता है तो आपको लगता है कि पैसेंजर को सुविधाएं मिल जाएंगी? नहीं, कोई सुविधाएं मिलने की उम्मीद नहीं है। 40% नहीं, ये 50% बढ़ा दे। आखिर क्या है, ये पूरा सिस्टम करप्ट है या आखिर वजह क्या है? पूरा सिस्टम ही करप्ट है। प्रसून, लगातार आप मजदूरों की बात कर रहे थे, हमारे साथ जो माल ढुलाई करते हैं वो मजदूर हैं, उनके नेता यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी संख्या पूरे देश भर में 9 लाख के करीब है। 2003 में जब एनडीए की सरकार थी, नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, तो इन्होंने हर बोरी की ढुलाई की जो कीमत है वो 5 रुपये 70 पैसे रख दी। लेकिन पूरे देश को सुनकर ताज्जुब होगा कि आज भी उन्हें 70 पैसे 1 रुपया मिलता है। सोचिए सारा पैसा जाता कहाँ है? जहाँ पे मजदूर यूनियन है वहाँ पे 2 से 2.5 रुपये मिलता है। उसके बावजूद भी यानी कि आधे से ज़्यादा जो है वो अफसर लूट ले जाते हैं या फिर जो ठेकेदारी प्रथा है उसके शिकार हो जाते हैं। अब ऐसे में इनकी बात कौन करेगा? जाहिर सी बात है, सोचिए 50 से 60 किलो का जो वजन है जो मजदूर उठाता है उसको सिर्फ 50 पैसे या फिर बहुत ज़्यादा कहे तो 2 रुपये मिलता है। मैं आपसे आना चाहूँगा अरुण कुमार, कितनी बड़ी दिक्कत है, और 10 साल लगातार जब कांग्रेस की सरकार रही तो आप चुप तो नहीं बैठे होंगे, क्योंकि 2003 की बात है और आज लगभग 11 साल हो गए। तो ये चीज़ें तो बहुत पहले ठीक हो जानी चाहिए। मामूली सी रकम आप लोगों को मिल रही है। हाँ, बात ऐसा है कि हर बजट के समय ही नहीं, हम लोगों ने धरना, प्रदर्शन, घिराव करने का भी काम किया, और तमाम जितने भी रेल मंत्री हुए, प्रधानमंत्री तक हम जाने का काम किया, वो लोग आश्वासन के सिवा कुछ दिए नहीं। और हमारी जो मोदी सरकार अभी बने हैं, इन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, इसलिए तमाम हिंदुस्तान के मजदूर, शोषित, पीड़ित, रिक्शा चलाने वाला हो, ठेला चलाने वाला हो या माथा पर बोरा ढोने वाले हो, सभी एकत्र होकर के अच्छे दिन की उम्मीद में यह सरकार को हम लोग बैठाए हैं। अगर यह सरकार हमारी बातों को या मजदूरों को जो परमानेंट करने की बात हम कर रहे हैं, अस्थायीकरण करने की बात कर रहे हैं, अस्थायीकरण करने से रेल की बजट बढ़ जाएगी। अगर देखिए प्रसून, यहाँ पर जो मजदूर है वो भी अच्छे दिन का सपना देख रहा है, और सवाल अब प्रधानमंत्री को देना है, रेल मंत्री को देना है कि क्या मजदूरों का जो हक जो लगातार दबाया जा रहा है, 5, 10 साल, 11 साल पुराना जो किराया है, जो रेट है, वो भी उन्हें नहीं मिल रहा। तो ऐसे में इनकी बात क्या आज वो करेंगे? जी चलिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, ये मुहावरा है या नारा है, अच्छे दिन जो भी है, सरकार पर दबाव है, इसका जनता के भीतर ये भारी की स्थिति है। रेलवे को अलग से क्या हिंदुस्तान से देखा जा सकता है, या हिंदुस्तान का जो विकास का ढांचा है उसी में रेलवे को देखना होगा? हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले आमिर हक जरा बताइए और दिखाइए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव क्षेत्र वाराणसी के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं, लेकिन तस्वीरों में देखिए, यहाँ की तस्वीर उत्तर भारत के किसी और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल अलग नज़र नहीं आती है। सामने ये बोर्ड है जहाँ हाथ से लिखकर जानकारी दी जा रही है यात्रियों को आने जाने वाली ट्रेनों की, और ऊपर आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड बना हुआ है जिसकी स्क्रीन काम नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है, इसलिए यात्रियों को करीब जाकर देखना पड़ रहा है कि ट्रेन के आने जाने का वक्त क्या है, और इंक्वायरी के लिए उसी तरह से लाइन लगानी पड़ रही है जैसी बरसों बरस हम देखते आए हैं कि रेलवे स्टेशंस पे हालत रही है। और नीचे देखें फर्श पे, यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। जाहिर है वजह यह है कि वेटिंग रूम्स नहीं हैं, इतनी व्यवस्था नहीं है कि लाखों की तादाद में इस स्टेशन पर आने वाले लोगों के बैठने का इंतज़ाम हो सके। जाहिर है इसलिए ट्रेन लेट होने पर इंतज़ार करने के लिए फर्श पर बैठने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ बात हो रही है गंदगी की, बात हो रही है सफाई कितनी है रेलवे स्टेशन पर। सामने देखें पान के निशान यहाँ जगह जगह पर दिखाई दे रहे हैं,
और गंदगी जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है कि उसको साफ करने को लेकर ख्याल नहीं रखा जा रहा है। साथ ही एस्केलेटर भी देखें, बना ज़रूर हुआ है लेकिन काम नहीं कर रहा है और इसलिए उम्र दराज लोग भी सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मजबूरी है उनकी। जून के पहले हफ्ते में ज़रूर नरेंद्र मोदी के कहने पर एक टीम रेलवे की हेडक्वार्टर से आई, उसने दौरा किया है। 25 करोड़ रुपए यहाँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 से 7 को बढ़ाने के लिए सैंक्शन हुए हैं, ये भी हमें पता है। साथ ही साथ बड़े स्तर पर मेक ओवर करने की बात की जा रही है वाराणसी रेलवे स्टेशन को। तो जाहिर है लोगों को उम्मीद है कि चूंकि प्रधानमंत्री यहाँ से हैं, इसलिए कम से कम इस बार के रेल बजट में चीज़ें सुधरेंगी और वाराणसी के हिस्से कम से कम कुछ ऐसा आएगा कि आने वाले कई वर्षों तक लोग उसको याद रखेंगे। कैमरा पर्सन सलीम के साथ आमिर हक, वाराणसी, आज तक। ये वाराणसी रेलवे स्टेशन की तस्वीर थी। कमोवेश यही तस्वीर देश के हर रेलवे स्टेशन की है।